So an important announcement: from Friday onwards, our class will be in the evening. Okay, the paid batches classes will be in the evening. Okay, so there is one more date for you to join, and after that, from Friday, we will be having our class at 8:15 in the evening. I hope it is fine with everyone. Is it fine with everyone? Those who have joined the batches, please tell me. Those who have joined, जो नहीं है उसके लिए fine है कि नहीं, I don't know. Okay, yes sir. So I hope your doubts regarding that is cleared, and please join it at earliest. Okay, so there will be no more time left with for the preparation. Okay, so let's start with this. I hope you must have revised all the things that I have taught to you. ये fill in the blanks आपने भर लिया था? हाँ, ये fill in the blanks जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? What will be the answer for this? क्या लिखा हमने? वी अनंत नागेश्वरन लिखा हमने यहाँ पर, वी अनंत नागेश्वरन. डिड वी राइट इट? वी अनंत नागेश्वरन लिखा ये हमने. पिछले ही साल अपॉइंट हुए हैं जनवरी में, तो आई होप. ठीक है, नहीं नहीं पूरा नाम याद रखना है. ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन. वहां पर अलग अलग ऐसे ही अब आजकल ये भी बोला वी आनंद नागेश्वरन लिख देते हैं. ठीक है, तो कम से कम इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसका आपको पूरा नाम याद रखना होगा. क्लियर है ये चीज? प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का. ठीक, चलिए नेक्स्ट थिंग इज एक चीज कल हमने ऐड करना हम भूल गए थे. वो क्या है कि द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे, पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, बिहार का नहीं. इट वाज प्रेजेंटेड वेयर इन 1950-51 एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट. मतलब यूनियन बजट का पार्ट होता हुआ करता था पहला इकोनॉमिक सर्वे. इनफैक्ट अगले 13-14 साल तक ये यूनियन बजट का पार्ट ही था. इन 1964 इस पार्ट को हम अलग करते हैं और इस पार्ट को हम सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं बजट से हटाकर. तो एक दिन पहले प्रेजेंट करने का जो प्रथा चालू हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? 1964. प्लीज ऐड दिस टू योर नोट्स. ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा सब कुछ दिमाग में थोड़ी रहता है, कुछ चीजें बाद में याद आती है. तो एडिशन तो बोला A4 शीट में नोट्स बनाने के लिए. A4 शीट में जो बोला नोट्स बनाने के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ दैट. ओके, ऐड कर लिया दोनों चीज. फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 इज वाज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट, और 1964 के बाद हम क्या देखते हैं कि उसको सेपरेट कर दिया गया यूनियन बजट से. ठीक है, जैसे आप देखते हो कि पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ आता था, फिर रेलवे बजट और यूनियन बजट को अलग कर दिया गया, वैसे ही ये यूनियन बजट का पार्ट हुआ करता था. डन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, द नेक्स्ट थिंग इज the next section is that needs to be updated is with respect to chapter 1, GDP growth rate trends. Please इस trends को आप हूबहू नोट्स में बनाइए. पहले मैं बता देता हूं आपको what are these trends. ट्रेंड्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेंड्स वैसे डेटाज होते हैं जो आपको पिछले 3-4 साल 5 साल में कैसे वो क्वांटिटी चेंज हुई है ये आपको बताया जाता है. ठीक है, कैसे वो क्वांटिटी चेंज हुई है ये आपको बताया जाता है. जैसे मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम देखें, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट 19-20 का इट वाज 3.7%. उसके बाद हम सबको पता है 20-21 में नीचे डूबा, और वापस से 21-22 में इट वाज हायर 22-23 7, और ये वाला तो हमें याद ही है, कल ही सिखाया हमने 6.0 टू 6.8%. ठीक है, तो ये ट्रेंड्स याद रखना है हमको, पिछले 4-5 साल में जीडीपी किस तरीके से ग्रो किया है. तो दिस इज फॉर जीडीपी ग्रोथ रेट. नेक्स्ट इज फॉर सर्विसेज. सर्विसेज को अगर आप देखोगे तो 6.3 -7.8 8.4 और 9.1. सर ये सारा डेटा याद रखेंगे? नहीं, ट्रेंड्स का मतलब सारा डेटा याद करना नहीं होता, ये पिक्चर दिमाग में रखनी होती है. अच्छा, ट्रेंड ऐसा था. हाँ, तो अगर आपसे कल कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इन लास्ट 5 इयर्स सर्विस में है कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ है, तो क्या वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा?
उसी तरह आपको ये बोल दिया जाए कि सर्विसेज में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है, तो क्या वो भी गलत हो जाएगा? क्या कैसा है? कभी ग्रोथ हुआ है, कभी डिक्लाइन हुआ है। आपको पूरा ये डेटा याद नहीं रखना है, ये लास्ट वाला डेटा याद रखेंगे बस। ठीक है, लास्ट ईयर का वो भी ये वाला अपडेटेड आ जाएगा कुछ दिनों में, रिवाइज वाला फॉर्म में, तो आई विल अपडेट दिस वन। ठीक है, 23 24 में क्या डाला है इन्होंने। ठीक है, तो ये लास्ट वाला विल बी अपडेटेड। बट जो भी अपडेट होगा, क्या ट्रेंड्स आप दिमाग में रख सकते हो? व्हाट इज द ट्रेंड? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है ये चीज? तीनों का देख लो ना, तीनों का देख लो, क्या सब इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली? नहीं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन लास्ट 5 years। समझ में आ गया? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पिछले 5 साल में इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये दिमाग में रखना है और खुश रहना है। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग इज विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप क्या देखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व व्हाट कंटिन्यूअसली राइजिंग टिल 21 22, बट आफ्टर दैट 3 shocks वी सी व्हाट देयर इज अ डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज वेल। एक समय ऐसा था कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच गया था। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब एक्सटर्नल सेक्टर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये ट्रेंड्स आपको क्लियर है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये ट्रेंड्स नहीं समझ में आया हो? एनीवन जिसको ये ट्रेंड समझ में नहीं आया हो? कल के नोट्स में ये अपडेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, कल के नोट्स में ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट अपडेट विद रेस्पेक्ट टू यस्टरडे नोट्स इज दिस वन, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 5 years। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोर्स? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये सब नहीं पूछेगा कोई भी, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 5 years। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 18 में देखो कितना था, 1.8। फाइनेंशियल ईयर 23 में इट्स 4.5। तो मोर देन 2 times। कैन यू सी दिस? है ना? 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3.6। 1.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.9। ठीक है, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 4.5। तो 2.5 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2.5 times। याद रहेगा ये याद रखना है, 2.5 times। ये नंबर याद नहीं रखना, 1.8 लाख करोड़ और 4.5 लाख करोड़। व्हाट इज दिस 1.8? 1.8 लाख करोड़ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कल ही मैंने आपको सिखा दिया था कैपिटल कैसे क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। और 4.5 क्या है? 4.5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज करेंटली हैपनिंग। तो इंटू 2.5 टाइम्स। आपको ये डेटा याद नहीं रखना, आपको बस इतना दिमाग में रखना है, क्या पिछले 5 साल में ये 2.5 गुना हो गया है। तो कल को अगर आके ऑप्शन में दे दे 2 times, 3 times, 4 times, नन, क्या होगा आंसर? नन। ठीक है, इसमें आपको 4.5 और 1.8 याद करने की जरूरत नहीं है, यू शुड नो 2.5। ओके, कैपिटल कैपिटल बहुत हल्लाबाजी हो रहा है मार्केट में, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ पूछना हो यहां तक किसी को? एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क टिल हियर एनीथिंग? चलें आगे। यस सर, चलिए, देन लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज। आई होप सब कुछ अपडेट कर लिया होगा आपने ना। आज की क्लास इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस डेमोग्राफिक टर्म्स। ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो जल्दी से अपना नोट्स वाला कॉपी खोलो। ठीक है, एक बार मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तुरंत मेरे साथ मत करना, नहीं तो पता चला मैंने जो बोला वो आपके दिमाग में गया ही नहीं। ठीक है, आई ड्रॉ दिस, उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, लिखोगे नहीं अपने हैंड राइटिंग में तो मैं बता दे रहा हूं, दुनिया भर का पीडीएफ पढ़ लो, कुछ याद नहीं रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में पढ़ा हुआ याद नहीं आता ना, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, जितना भी पीडीएफ रट के चले जाओ, अपने से नहीं लिखोगे, एग्जाम में याद नहीं आएगा। लिख लो, इसकी गारंटी है, मैं लिख के देता हूं। ठीक है,
entire population can be divided into two groups. Entire population can be divided into two groups. पहला है not available for work, मतलब काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है. तो who are those in these groups? Not available for work में किसको किसको हम डाल सकते हैं? क्या हम चाइल्ड को डाल सकते हैं? क्या हम ओल्ड एज को डाल सकते हैं? सर सभी तो नहीं करते, कुछ कुछ तो ओल्ड एज के बाद भी काम करते हैं, उनको नहीं काउंट कर रहे, इन जनरल देख रहे हैं ओल्ड एज. ठीक है. और क्या हम उन युवाओं को भी डाल सकते हैं जो काफी रिच हैं और कोई काम करना नहीं चाह रहे हो, नॉट विलिंग टू वर्क? कोई क्यों काम करेगा जब इतना पैसा है ही उनके पास? व्हाई दे विल डू द वर्क? नॉट अवेलेबल फॉर वर्क. नाउ अगला सेक्शन बनता है इधर अवेलेबल फॉर वर्क. और जो लोग अवेलेबल फॉर वर्क होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं. मैं मार्केट में खड़ा हूं, आई एम अवेलेबल. अब दो चीजें हो सकती है मेरे पास, या तो मुझे काम मिलेगा या तो मुझे काम नहीं मिलेगा. बट क्या मैं अवेलेबल हूं मार्केट में? यस, आई एम अवेलेबल. तो अवेलेबल फॉर वर्क इज बेसिकली डिनोटेड बाय लेबर फोर्स. Available for work is basically denoted by what? Labor force. ये सब टर्म्स याद रखना है, आया था ना पीटी में, महिला का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ना. अब अवेलेबल फॉर वर्क में आप देखते हो एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर अनएम्प्लॉयड. ठीक है. अनएम्प्लॉयड को यू से लिख देते हैं बेटा, और इसको ई से लिख देते हैं. इस एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी को हम क्या बुलाते हैं? वर्कर्स. एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी को हम क्या बुलाते हैं? वर्कर्स. ठीक है. ये टेबल आप लोगों को समझ में आ गया? इज दिस टेबल क्लियर टू यू? चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए इसको, जल्दी से ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ इट. एक बार हो जाएगा तो बता दीजिएगा. अवेलेबल फॉर वर्क मतलब क्या हो गया बेटा? इसको नॉट अवेलेबल से पहले देखो. नॉट अवेलेबल में कौन कौन काम नहीं करते हैं? चाइल्ड. ठीक है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ इटसेल्फ कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को आप वर्क में काम नहीं करवा सकते हो. सर चाइल्ड तो बहुत सारा हम लोग देखते हैं काम करते हुए, दैट इज इलीगल. इलीगल चीजों के बारे में बात हम नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज ओल्ड एज. जनरली जो पर्सन 60 ईयर्स 65 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं तो वो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होते. तीसरा यूथ विच आर नॉट विलिंग टू वर्क. उनके पास बहुत पैसा है, उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है. तो जो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब कोई भी तरीके का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट. बट एट द सेम टाइम देयर आर अदर सेक्शंस ऑफ पीपल. इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो अदर सेक्शंस ऑफ पीपल आर बेसिकली अवेलेबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. अवेलेबल मतलब कि दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटी आइदर कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ठीक है. प्राइमरी में एग्रीकल्चर एलाइड माइनिंग ये सब आता है. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है और टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आता है. तो इन तीनों सेक्टर में वर्क करने के लिए लोग क्या है? अवेलेबल है. ठीक है. उस अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क में देयर कैन बी टू कैटेगरीज ऑफ आदमी. एक आदमी जो है वर्क खोज रहा है और उसे काम मिल गया, और एक आदमी ऐसा भी तो हो सकता है ना, वर्क खोज रहा है उसे काम नहीं मिला, बट इज ही अवेलेबल फॉर वर्क? यस. ठीक है. तो अवेलेबल फॉर वर्क इज दिस कि हाँ मैं काम के लिए तैयार हूं. अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट? मार्केट फोर्सेस.
जॉब्स अवेलेबल होंगी तो काम करेगा, जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी तो काम नहीं करेगा। समझ में आ गया बेटा जिसने भी ये डाउट पूछा मेरे से? इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? सभी को क्लियर है? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the terminology which are being used by government and which is will be used in economic survey of India as well and economic survey of Bihar itself. Plus ये वाला part will be useful for your mains as well. Okay, mains में भी use होगा। मेंस में जो सेकंड पेपर है उसमें जो ज्योग्राफी मिलाकर पूछता है वहां यूज होगा। तो सबसे पहला टर्म है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नाउ सी दिस, labor force participation rate is defined as लेबर फोर्स जितने लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। टोटल वर्किंग नहीं बेटा, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लिख लो जल्दी से। अब समझ में आ रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हो जाएगा तो बस खाली बताते जाना कि हो गया। ओके, डन। हाँ, लेबर बगल में लिखा ना बेटा, अवेलेबल फॉर वर्क को क्या नाम दिया हमने? लेबर फोर्स। अवेलेबल फॉर वर्क को हमने क्या नाम दिया? लेबर फोर्स। बगल में ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा, ये रेट को ना परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई करते तो वो इंटू 100 उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, इंटू 100 भी कर लोगे परसेंटेज। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नाउ वर्कर में हम क्या डालेंगे बेटा? एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन। एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन। हो गया? एंड लास्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट rate. How is this unemployment rate defined? Unemployment rate is defined upon unemployed, अब ये ध्यान रखना यहां पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, अपॉन अवेलेबल फॉर वर्क लेबर फोर्स। ठीक है, आने यहां पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर स्टार लगा लीजिएगा, डिनोमिनेटर हैज चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यार जो अवेलेबल है ही नहीं वर्क के लिए उनको क्या अनएम्प्लॉयमेंट से लेना देना है ना? दैट्स वाई।
हो गया? ठीक है ना? ये तो हमने बेसिकली यहां पर सारा मतलब नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिख लिया. नाउ हाउ डू वी डिफाइन दीज चाइल्ड ओल्ड एज, इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो डेफिनेशन हर जगह हर लॉज में चाइल्ड के लिए अलग अलग है. पहली चीज ये ध्यान रखनी है, किस लॉ में क्या है ये याद रखने की अभी जरूरत नहीं है. बट डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेमोग्राफिक ये जो डेटा है, ये जो हम बोल रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? डेमोग्राफी. कि आपका जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बुलाते हैं? डेमोग्राफी. तो डेमोग्राफी के डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं? चाइल्ड का जो एज लिया जाता है इट्स 0 to 14. ओल्ड एज इज 65 और अबव. ठीक है? तो इनके बीच के जो लोग होते हैं, मतलब 15 से लेकर 64. ठीक है? कितने? 15 से लेकर 64. ठीक है? उनको हम क्या बुलाते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन. वर्किंग एज पॉपुलेशन इज व्हाट? 15 से 64 वाले. 15 साल की उम्र से लेकर 64 साल की उम्र वाले को हम क्या बुलाते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन. ठीक? समझ आया? अब मेरी पूरी बात सुनना. यहां पर जो हम ये पॉपुलेशन बोल रहे हैं, यहां पर जो हम ये टोटल पॉपुलेशन बोल रहे हैं, ये कौन सा है? वर्किंग एज वाला. ये कौन सा है? वर्किंग एज वाला. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है? कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिकॉज वी आर रीडिंग बेसिक्स. ठीक है? वर्किंग एज पॉपुलेशन का. ठीक है? ना द नेक्स्ट थिंग दैट वी मस्ट, ये हो गया? हो ही गया होगा ये. यार यहां पर ना एक एक और लिख लो, एक और ये लिख लो, एक और डेमोग्राफी का टर्म होता है, यहीं पर लिख लो. डिपेंडेंसी रेशियो. हालांकि ये सब चीजें और भी पढ़ेंगे हम एक बार और. डिपेंडेंसी रेशियो. डिपेंडेंसी रेशियो इज डिफाइंड एज चाइल्ड मतलब 0 to 14 प्लस ओल्ड एज. इसका मतलब 65 और अबव डिवाइडेड बाय 15 to 64 वाले. ठीक है? दिस इज व्हाट? डिपेंडेंसी रेशियो. इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं. मान लो आपकी जनता, जो आपका पॉपुलेशन है, उसमें चाइल्ड इज 10, ओल्ड एज के जो लोग हैं वो 30 हैं, और जो अदर्स हैं वो 15 से 64 वाले हैं. तो क्या हम डिपेंडेंसी रेशियो निकाल सकते हैं? दिस इज ओल्ड 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60. दिस विल बी योर डिपेंडेंसी रेशियो. 60 मतलब जो बच गए, वो 15 से 64 में होंगे, तो 40/60 विच इज इक्वल टू 2/3. ठीक है? दिस इज व्हाट? डिपेंडेंसी रेशियो. ये चार डेटा जो हमने यहां पर लिखा, चार पॉइंट्स जो हमने लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीड दिस इकोनॉमिक सर्वे. बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वहां देखेंगे, वहां तो और डिटेल में होगा. बट यहां पर इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में अब हम जब वापस आएंगे, तो आई होप जब ये डेटा मैं आपको बोलूंगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो अब आपको समझ में आना चाहिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब क्या बोल रहा है. ठीक है? सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट रेट.
ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो कितना था, 7.2%, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो था वो कितना था, 41.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 वाला। ठीक है, क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? अब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रटना नहीं है, ये पता होना चाहिए कि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये सीखा है, तो इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन का जितने लोग काम कर रहे हैं उनके जो अवेलेबल फॉर वर्क है उनमें से 7.2% को नौकरी नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वो भी किस रीजन में, अर्बन रीजन में। ठीक है, तो दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट, दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये मैं आपको इसीलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे मेरे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, एक चीज और है बेटा जो हमने कल की क्लास में नहीं करा था। ठीक है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड? व्हाट इज अ कैपिटल गुड? किस गुड को हम कैपिटल गुड बोलेंगे? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड? टेल मी। कैपिटल गुड क्या होता है? दो तरीके के गुड होते हैं, एक होता है कंजम्पशन गुड, एक होता है कैपिटल गुड। व्हाट इज कैपिटल गुड? लकी मशीन्स, डेफिनेट एग्जांपल तो सही है, बट आई वांट द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर कैपिटल गुड। आर दोज गुड हेल्प टू अर्न मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर? चलिए, ये भी फंडा आपका गोल है, लिख लीजिए। किसी भी गुड को कैपिटल गुड हम दो बेसिस पर बुला सकते हैं, दोनों ही वैलिड होने चाहिए। पहला, इट itself should be an ड्यूरेबल, मैं मतलब समझा दूंगा, पहले लिख लो, ड्यूरेबल आउटकम ऑफ अ, इट itself should be a ड्यूरेबल आउटकम। आपके लिए इतना ही दिमाग में रखिएगा। और दूसरा, इट शुड बी इन्वॉल्व इन डूइंग अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि यूपीएससी में एक और लिखाते हैं, लिख ही लो यार वो भी। ठीक है, थर्ड इज it itself should not undergo any change during economic activity। अब मैं मतलब समझा देता हूं, लिख लिया सबने? यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका, कभी भी इधर भी डाल सकते हैं कि इनमें से कौन कैपिटल गुड है, इसमें से कौन कैपिटल गुड नहीं है। बस एकदम बेसिक सा सवाल पूछ देंगे और आप नेस्तो नाबूद, खत्म। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? डन सर। अच्छे से लिखना है, टाइम लेकर, वी हैव एनफ टाइम, बहुत टाइम है अपने पास। ठीक ना, अच्छे से लिखिए, एक ही बार नोट्स बनाइए और एक ही बार सिलेक्शन लेकर जाइए, इसी साल इसी बार 69th में लेकर एकदम निकल जाना है। नाउ सबसे पहली बात आती है कि सर ये ड्यूरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन इंडिया? बार है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन इंडिया? ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइफ, तो लाइफ 1 साल का भी हो सकता है, लाइफ 2 साल का भी हो सकता है, लाइफ 3 साल भी होता है। तो किसी भी गुड को हम ड्यूरेबल इंडिया में तब बुलाते हैं जब वो 3 साल से ज्यादा चलता है। तो एक अलग से इसके नीचे बॉक्स बनाकर यहां पर डाल लो, ड्यूरेबल ग्रेटर देन 3 years, नॉन ड्यूरेबल
लेस देन 3 years। ठीक है, तो कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड एक ऐसा गुड होना चाहिए जो कि ड्यूरेबल हो, मतलब जिसकी उम्र, ऐसा नहीं कि आप आज खरीद कर लाए और एक बार मशीन चलाया और खत्म हो गया। ठीक है, इट शुड बी अ ड्यूरेबल आउटकम। ठीक है, 3 years। साथ ही साथ ये जो कैपिटल गुड बना है वो खुद एक कैपिटल गुड से बना होना चाहिए। ठीक है, ये जो कैपिटल गुड बना है वो खुद एक कैपिटल गुड से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ट्रैक्टर को लेकर समझेंगे। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को अगर बनाया जाए तो ट्रैक्टर को बनाने के लिए भी एक मशीन चाहिए होती है, और वो जो मशीन है इट इटसेल्फ इज अ कैपिटल गुड। तो हम यहां पर जो ट्रैक्टर देख रहे हैं इट इज एन आउटकम ऑफ व्हाट, इट्स अ ड्यूरेबल आउटकम ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कैपिटल गुड। समझ में आया पहला लाइन का मतलब? ट्रैक्टर इज एन ऑलरेडी आउटकम ऑफ व्हाट, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ड्यूरेबल कैपिटल गुड। तो यही है पहला लाइन का मतलब कि जिस चीज से आप नया गुड बना रहे हो जिसको हम कैपिटल गुड कहेंगे वो खुद एक कैपिटल गुड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक और तरीके का गुड्स हम पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा ये भी हम आपको बता दें। ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट इज इट शुड बी इन्वॉल्व इन डूइंग अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ट्रैक्टर बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपको मिला है और इट इज यूज इन व्हाट, इन डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है, एक दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड पॉइंट का मतलब समझ में आ गया सभी को? सेकेंड पॉइंट का मतलब समझ में आ गया सभी को? The third important part is it itself should not undergo any change। any change का यहां मतलब है कि वो ट्रैक्टर से कार नहीं बन जाना चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर आप चला रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड में, इट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ कार। ओके, तो ट्रैक्टर को ट्रैक्टर ही रहने देना है। चेंज का मतलब वो होता है, चेंज का मतलब हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन काउंट नहीं कर रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? ट्रैक्टर अगर आप यूज करोगे तो उसके मशीन पुर्जे तो खराब होंगे ही ना बेटा, रिपेयर करने के लिए तो जाएगा। तो ये जो रिपेयर करने के लिए जब आप एक्टिविटी यूज करते हो, जो वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो यहां पर चेंज मींस व्हाट, चेंज के शुड नॉट गो, शुड नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए दूसरे में, ट्रैक्टर का कार नहीं बन जाना चाहिए। तो जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था डेप्रिसिएशन वाला, क्या उनको ये आंसर क्लियर है? जिसने भी क्वेश्चन जिसने पूछा था, सोनाली ने क्वेश्चन पूछा था। सोनाली आपको क्लियर है ये चेंज का मतलब क्या है यहाँ पर? इसलिए मैंने बोला था कि मुझे एक बार बताने दो। ठीक है, मेरे बताने के बाद आप कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हो, नो डाउट। ओके, किसी को कुछ पूछना हो कैपिटल गुड के बारे में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? इतना तामझाम हमने क्यों किया? क्योंकि हमें एक और टाइप का गुड पढ़ना है जिसका नाम क्या है, पब्लिक गुड। और पब्लिक गुड के बारे में आपके इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में डेफिनेशन दे रखा है इसके ग्लॉसरी में। तो व्हाट इज अ पब्लिक गुड? एग्जाम्पल आपको पता होगा, लेकिन कुछ इधर उधर से तोड़ मरोड़ के अगर दे देगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक गुड? आर्क बैंक एग्जाम्पल पता होगा, वेरी गुड। लिखिए पब्लिक गुड का दो डेफिनेशन। इसके भी दो कारनामे हैं। पहला शुड बी व्हाट, इट शुड नॉट बी एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब किसी को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे पार्क है, पार्क में रिच भी जा सकते हैं, पार्क में पुअर भी जा सकते हैं। ठीक है, आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे। रोड है, रोड पर रिच भी जा सकते हैं, पुअर भी जा सकते हैं, किसी कास्ट का आदमी वहां पर जा सकता है, मेन जा सकते हैं, वुमेन जा सकते हैं, सब जा सकता है। तो इट शुड बी नॉन एक्सक्लूडेबल। समझ में आया?
नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब, अब किसी का घर है, इज अ हाउस अ पार्ट ऑफ पब्लिक गुड? नहीं ना, आप अलाउ रहेगा तो आप जाओगे, नहीं अलाउ रहेगा तो नहीं जाओगे। तो यू कैन एक्सक्लूड, प्राइवेट हाउस में आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है। दूसरा, इट शुड बी नॉन राइवलर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन राइवल? जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन ने पार्क को यूज कर लिया, ठीक, पार्क में जाके 10 चक्कर मार दिया, तो क्या दूसरा पर्सन को 8 ही चक्कर मारने अलाउड होगा? नहीं। ठीक है, वो भी चाहे तो 10 चक्कर मार सकता है, 12 चक्कर मार सकता है, जितना चाहे उतना चक्कर मार सकता है। तो ये नॉन, इसकी को क्या बोलते हैं? नॉन राइवल। इट शुड नॉट बी नॉन राइवल, कि किसी ने अगर 10 बार यूज कर लिया तो कोई दूसरा उसको 5 बार यूज नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? नॉन राइवल। तो इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी गुड पब्लिक गुड होगा या नहीं होगा। ठीक है, नॉन राइवल का मतलब है कि अगर किसी ने पार्क को यूज किया, जाकर दौड़ा पार्क में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वहां जाकर दौड़ नहीं सकता है। वो भी दौड़ेगा, वो भी चाहे तो 10 चक्कर लगा सकता है, 8 चक्कर लगा सकता है, 12 चक्कर लगा सकता है। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप 8 चक्कर लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी 10 चक्कर कोई और मार चुका है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? नॉन राइवलरी। कोई राइवल नहीं है, दोनों इक्वली यूज करेंगे। पहला क्या था? नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को अलग नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? दोनों इक्वल वे में पार्क को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर एक को पिकनिक करना अलाउड है तो दूसरा भी वहां जाकर उसी तरीके से चाहे तो पिकनिक कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। ना ना, ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? पब्लिक गुड, एंड इट इज जनरली मेंटेन बाय होम? गवर्नमेंट। सभी को क्लियर है ये सारे टर्म्स जो भी हमने अभी करे हैं? किसी को कुछ पूछना हो यहां तक? If anyone would like to ask anything till here, anything till here? चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज, आपके इकोनॉमिक सर्वे ने 3 ग्रोथ मैग्नेट्स फॉर कमिंग डिकेड को बताया है। हाउ मेनी ग्रोथ मैग्नेट्स? 3 ग्रोथ मैग्नेट्स। पहला ग्रोथ मैग्नेट इज विथ रेस्पेक्ट टू बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। दूसरा ग्रोथ मैग्नेट इज विथ रेस्पेक्ट टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। और तीसरा ग्रोथ मैग्नेट इज डिसिपेशन ऑफ वन ऑफ शॉक्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 शॉक्स पढ़ा था हमने, उसमें से एक शॉक्स जो है, जो कोविड 19 वाला है, इट इज गेटिंग व्हाट? डिसिपेटेड। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, चूंकि ये जो सप्लाई साइड का जो शॉक है, जो कोविड 19 की वजह से आया था, वो डिसिपेट हो रहा है, तो अगले 10 साल में जो ग्रोथ होगा इंडिया का, वो ज्यादा होगा। ठीक है, so, sir, we can say that anyone can use the features of it simultaneously times in public good. Very good. हाँ हाँ, यही यही बोलने चाह रहे हैं नॉन राइवलरी का मतलब, साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं आप। अब बोलोगे सर एक झूला लगा हुआ है, 2 बच्चे पहुंचे हैं, एक झूल रहा है, तो क्या हम इसको उतार कर झूल सकते हैं? वो पार्ट ऑफ एथिक है यार। ठीक है, अब एक ही झूला है तो यू हैव टू वेट, देन यू कैन यूज दैट झूला, है कि नहीं? ऐसे नहीं सोचना है ना सर, एक जगह है पूरा पार्क में जहां पर एक ग्रुप पिकनिक कर रहा है, अब मेरे को भी वहीं जाकर पिकनिक करना है, तो हुड़दंगबाजी नहीं मचानी ना। वो जब हटेंगे तो आप वहां पर जाकर पिकनिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चल, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो खत्म होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हेल्दी एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, जब बैंकिंग पढ़ेंगे तब ये आएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक दो एग्जांपल दे सकते हैं आप इसका? कैन यू गिव एग्जांपल्स फॉर दिस? आज के पेपर से, आज के न्यूज से एग्जांपल दे सकते हैं? रिसेंटली व्हाट हैज इंडिया डन?
Recently what India has done? इंडिया ने यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कंट्री के बाहर बढ़ाने के लिए, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विथ व्हाट? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। एक दिन में मैक्सिमम 60,000 रुपए का ट्रांजैक्शन वहां से यहां हो सकता है थ्रू यूपीआई। ठीक है, तो कल ही या परसों के न्यूज में था। ठीक है, हाँ हाँ अभी आ रहे हैं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर मैंने ये लिख दिया है कि यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन सिंगापुर के साथ है, तो ऑब्वियसली उसके पहले हमने यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन कहीं और भी किया होगा। तो फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन, प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को। फर्स्ट कंट्री मतलब इंडिया के बाहर जो कंट्री है, फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शन वाज व्हाट? भूटान। फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन वाज भूटान। ये लिखते जाओ यार, ये सब क्या मतलब पूछ सकता है ना? यूपीआई यूपीआई बहुत हल्ला हो रहा है तो पूछ लेगा आपसे कब कब हुआ था ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? फर्स्ट कंट्री टू डेवलप आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया से मांग कर, यूपीआई बेस्ड इंफ्रा। यूपीआई ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? आप भूटान में गए और भूटान में भारत बिल यूपीआई से आपने क्या किया? पेमेंट किया। ठीक है, वहां पर भी रुपया वगैरह ही चलता है। ठीक है, जनरली बॉर्डर्स वगैरह पर। तो ये हुआ यूपीआई ट्रांजैक्शन का मतलब। फर्स्ट कंट्री टू डेवलप यूपीआई बेस्ड आर्किटेक्चर, मतलब फुल फ्लेजेड आर्किटेक्चर, वाज व्हाट? नेपाल। तो जिसने भी अभी नेपाल का क्वेश्चन पूछा था कि उनको क्लियर है। और इसके अलावा ढेरों बहुत दर्जन कंट्री हैं, आधे से ज्यादा दर्जन कंट्री हैं जिनके साथ हम अभी नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जिसमें से एक क्या है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में किसके साथ हम डील कर रहे हैं? यूनाइटेड किंगडम के साथ हम डील कर रहे हैं कि आप भी यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन को क्या कीजिए? प्रमोट कीजिए। तो इससे बेसिकली क्या होगा? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन यूरोपियन यूनियन में है, यूके में है, यूएस में है, इसके पास अगर आपको पैसा भेजना रहे तो आप आसानी से उनको पैसा भेज सकते हैं। तो वो सब पार्ट ऑफ मेंस है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें थी जो न्यूज में रहती हैं, हर हमेशा आता है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। ठीक है, तो छोड़ दीजिए, ये तो करंट का पार्ट हो गया। ठीक है, बट moral of the story is what are the three growth magnets for the coming decade? बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट सेक्टर का हेल्दी हो जाना, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और तीसरा डिसिपेशन ऑफ वन ऑफ द स्टॉक्स। तो हो सकता है पूछ ले 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1 2 3। आंसर क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी ग्रोथ मैग्नेट्स, और यही तीन नाम दे दिया। इसके जगह अगर लिख देगा ग्रोथ मैग्नेट्स में चौथा लिखकर वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो नहीं होगा ना ग्रोथ मैग्नेट। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं आपको कंफ्यूज कराने के लिए, है ना? पता होना चाहिए तभी आंसर कर पाएंगे, और इकोनॉमिक सर्वे है भी वैसा। ठीक है, चलिए, तो आई होप जो भी बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि कल से आपकी क्लास जो है, कब बोला था, फ्राइडे बोला था, हाँ सॉरी, फ्राइडे से जो आपकी क्लास है वो कब होगी? रात को होगी 8:15 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 8:15 PM ऑनवर्ड्स फ्राइडे से आपकी क्लास होगी। क्लियर है ये चीज? रात को। ठीक है, लिंक कहां से मिलेगा? लिंक जो है आपका, जो हमारा जो ऐप है, ठीक है, जिसमें आपने कोर्स को परचेज किया होगा। ठीक है, जो भी परचेज नहीं किए होंगे उनको लिंक नहीं जाएगा। परचेज कोर्स के सेक्शन में जब आप यहां पर स्टोर पर क्लिक करोगे, ऐप खोला, ऐप में यहां स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर पर क्लिक करोगे तो माई कोर्सेज खुलेगा, और माई कोर्सेज के अंदर जाओगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहां पर फोटो बनाएगा, ज्वाइन क्लास नाउ, ज्वाइन नाउ का लिखा होगा ऑप्शन, इसी तरीके का जूम का फोटो बना हुआ होगा, और साइड में ज्वाइन नाउ का ऑप्शन लिखा होगा, तो आप उस ज्वाइन नाउ से ज्वाइन नाउ करेंगे। समझ में आ गया सभी को?
कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में अभी भी आया हो कि कैसे लॉगिन करेंगे, अभी पूछ लो, नहीं तो उस दिन लॉगिन नहीं होगा। हाँ, विल गिव यू 10 to 15 minutes ऑन दैट डे कि एक बार आप ट्राई एरर कर लीजिए। आई विल बी लाइव ऑन फोन ऑल्सो, फोन पर भी मैं व्हाट्सएप पर लाइव रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सके। तो पहला 10-15 मिनट आपको ये सिखा देंगे, एक दिन की बात है बस, ठीक है। तो आप आज हो जाएगा यार आराम से। स्टोर में जाओगे, स्टोर में माई कोर्सेज में आपको अपना कोर्स दिख ही रहा होगा बिकॉज यू हैव परचेज्ड इट। एंड उसके बाद आप क्या देखोगे, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा जूम का, तो वहां पर क्लिक करोगे, आपका यू विल बी ज्वाइंड, ठीक है। जूम के थ्रू आप ज्वाइन कर लोगे। बाकी उस दिन आई गिव यू 10 to 15 minutes फॉर दिस। किसी का नहीं हो रहा होगा तो उसको करवाएंगे और उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। तो दिस विल हैपन फ्रॉम फ्राइडे। तो दिस वाज एन अनाउंसमेंट फॉर यू, जिसको भी लग रहा था कि सर दिन में ऑफिस है और कैसे होगा पढ़ाई, तो ठीक है। मोस्ट अनप्रोडक्टिव टाइम में हम पढ़ाई करेंगे 8:15 से लेकर 9:30 बजे तक, बिकॉज इस समय ऐसा टाइम होता है जिस समय आपका समय बर्बाद होता है। आप थक चुके होते हो और आपको लगता है कि आज का दिन बर्बाद हो गया, तो हम आपका दिन बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई सोने के पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर कैसे ऐप ज्वाइन वगैरह करना है, बाकी उस दिन समझा देंगे आपको, ठीक है। पहले 10-15 मिनट उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज विद रेस्पेक्ट टू सम ऑफ द डेफिसिट्स व्हाट इकोनॉमिक सर्वे हैज टॉक्ड। तो 2-3 तरीके के डेफिसिट होते हैं बेटा, पहले उसको सीख लेंगे, उसके बाद ये फिजिकल डेफिसिट और ये सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहला डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप अब आपको रेवेन्यू टर्म का मतलब समझ में आ रहा होगा। रेवेन्यू क्या, दो तरीके के डेफिसिट हो सकते हैं, कैपिटल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला रेवेन्यू डेफिसिट। तो हाउ इज रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेटेड? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, कल मैंने आपको सिखाया था, ये सैलरी पेंशन ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, कल मैंने आपको सिखाया था, टैक्सेस वगैरह हो गए, ठीक है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा, जो आपके असेट को चेंज नहीं करेगा और जो आपके लाइबिलिटी को चेंज नहीं करेगा, ना ही लाइबिलिटी पर इफेक्ट करेगा ना ही असेट पर इफेक्ट करेगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, रेवेन्यू। कल हमने ये सीखा था, ठीक है। वी read it yesterday. Now, revenue deficit is defined as revenue expenditure minus revenue receipt. दूसरा जो होता है fiscal deficit. How is fiscal deficit defined? ठीक है। अच्छा, एक चीज physical deficit is defined. It is defined as total expenditure minus, it is defined as total expenditure minus revenue receipts plus non debt creating capital receipt. Non debt creating capital receipt. तो रेवेन्यू रेसिप्ट का तो आपको मतलब क्लियर है। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, आपने जो पैसा आपके पास होगा, आपने कुछ रेवेन्यू पर खर्चा किया होगा, वही पेंशन सैलरी ये सब पर, और आपने कुछ पैसा सड़क रोड बनाने पर भी खर्चा किया होगा, तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है सभी को टोटल एक्सपेंडिचर? मेरे साथ बताते जाना मेरे को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सभी को क्लियर है? सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर सभी को क्लियर है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मतलब रेवेन्यू पर कितना खर्चा हुआ
कैपिटल पर कितना खर्चा हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कैप एक्स। ये जो हमने कैप एक्स का डायग्राम पढ़ा था, ये वाला कैप एक्स कहां गया यार, ये रहा, ठीक है, कैप एक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर सभी को क्लियर है बेटा, आगे चलें। टोटल एक्सपेंडिचर के बाद जो अगला टर्म है फिजिकल डेफिसिट में, वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। कल हमने सीखा रेवेन्यू रिसिप्ट को भी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ये टैक्स वैक्स वाले, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ना। ये एक नया टर्म आ गया आज, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। बट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना, कैपिटल रिसिप्ट तो आपको समझ में आ रहा है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होगा, हमने कितना पैसा कैपिटल से लिया, तो कितना पैसा कैपिटल से कैसे आएगा, या आपने किसी को जो लोन दिया होगा वो लोन वापस आ गया, या आपने अगर कोई एसेट क्रिएट किया होगा, आपने उस एसेट को बेच दिया, तो एसेट को जब आप बेचोगे तो उससे पैसा आएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। बट आपने जब एसेट को बेचा, तो क्या वो जो पैसा आया, क्या आपको वो फ्यूचर में किसी को देना है, नहीं देना ना। तो दैट इज व्हाई नॉन डेट क्रिएटिंग, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आई। ठीक है, उसी तरह मान लो आपने किसी स्टेट को लोन दिया है, वो लोन आपके पास वापस आ गया, तो क्या जो लोन वापस आया है, 100 रुपया जो वापस आया है लोन में, क्या वो आपको फ्यूचर में किसी को चुकाना है, नहीं। तो क्या उसके ऊपर भी आपकी लाइबिलिटी है, तो वो भी किस में आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब फ्यूचर में आपको वो पैसा नहीं चुकाना है। बट वो पैसा आया कहां से है, कैपिटल से आया है, कैपिटल को बेचकर, या फिर कैपिटल किसी ने आपको रिटर्न किया। समझ में आया सभी को, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट नहीं समझ में आया हो, एनीवन, जल्दी बता दो। कैपिटल रिसिप्ट क्लियर है, और उस पर नॉन डेट, नॉन डेट मतलब फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी नहीं है आपको पैसे देने की, कि कोई आपको अगर आपका लोन वापस कर दे, तो इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि लोन क्या होता है हमारे लिए, असेट। हम सबको ये पता है ना बेटा, लोन इज एन असेट। ये बात आप सबको पता है या नहीं है, हे भगवान। मान लो मैंने 100 रुपया किसी को उधार दिया, तो 1 साल बाद ये मुझे 100 रुपया भी देगा और प्लस 10% इंटरेस्ट भी देगा, 10 रुपया। तो 100 रुपया मेरा क्या था, इन्वेस्टमेंट था ना, इट वॉज माई असेट। ठीक है, तो असेट जब वापस आएगा, तो आपको उसके लिए फ्यूचर में पैसा पेमेंट नहीं करना ना, तो इट्स दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट का मतलब फ्यूचर में कुछ नहीं देना आपको। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर फिस्कल डेफिसिट इज। अब नाउ अगर आप फिस्कल डेफिसिट में देखोगे, तो फिस्कल डेफिसिट का अंग्रेजी मतलब क्या है, फिस्कल डेफिसिट का अंग्रेजी मतलब क्या है, कि 1 साल में इतना पैसा मेरे पास नहीं है एक्सपेंस करने के लिए, मैंने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया है, और हमारा जो इनकम है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंस के साइड से फिस्कल डेफिसिट अगर देखो, फाइनेंस के साइड से, ये तो अवेलेबिलिटी के साइड से देख लिया ना, कितना खर्चा किया और कितना आया मेरे पास। फाइनेंस के साइड से देखो, तो आप ये पाओगे कि जो डेफिसिट है दैट शुड बी फाइनेंस फ्रॉम समवेयर, तो आप उसके लिए क्या लोगे, लोन लोगे। तो इसीलिए फिजिकल डेफिसिट को दूसरे टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज व्हाट, द बोरोइंग्स डन बाय द गवर्नमेंट, बोरोइंग डन बाय द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो इस चीज को। जैसे मान लो आपको एक शर्ट खरीदना है, ठीक है, आपको एक शर्ट खरीदना है जिसका दाम 100 रुपया है। ठीक है, आपको एक शर्ट खरीदना है जिसका दाम है 100 रुपया, और आपकी सैलरी है 95 रुपया। आपकी सैलरी क्या है, 95 रुपया। तो आपका डेफिसिट कितना है बेटा, साल भर का, साल भर में एक ही शर्ट खरीदना है मान लो, -5। बट
इस -5 को कहीं ना कहीं से तो आप लेकर आओगे ना, तभी तो ये 100 रुपए का शर्ट मिलेगा। तो ये -5 को 5 रुपए आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं से 5 रुपए हमें क्या करना है, बोरो करना है, तभी तो 100 तक पहुंचोगे, तभी तो शर्ट मिलेगा। ठीक है, तो या तो आप 5 रुपया बोरो बोल दो या फिर 5 रुपया कम बोल दो, क्या दोनों बराबर हैं? यही मतलब है इसका। ठीक है, यही मतलब है फिजिकल डेफिसिट का। तो कभी कभी आप पढ़ते होगे सर, ये कभी कभी लिख देता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट कितना बोरो करेगा एक ईयर में, कभी कभी लिख देता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो समझ में आ रहा है दोनों, दो बोथ आर सेम, बोथ आर व्हाट, सेम। आज के बाद से फिजिकल डेफिसिट में कंफ्यूज नहीं होने का। फिजिकल इसलिए जोड़ते हैं बिकॉज एक फिजिकल ईयर में ये डेफिसिट को काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, फिजिकल का मीनिंग ये मतलब होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे चले। नेक्स्ट पार्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब ये जो 5 रुपया आपको बोरो करना है, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, फिजिकल डेफिसिट जो हुआ आपका 5 रुपया। अरे स्कीम के लिए थोड़ी ना बोरो करते हैं, वो टोटल एक्सपेंडिचर देखकर बोरो करते हैं। ठीक है, स्कीम स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं होती इंडिया में। प्राइमरी डेफिसिट, अच्छा, ये जो 5 रुपए का जो डेफिसिट आया है, जो 100 रुपए आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, 100 रुपए मैंने आपको ये खर्चा करवाया, शर्ट के ऊपर ही खर्चा करवाया। इस 100 रुपए में से फॉर एग्जाम्पल 2 रुपया ऐसा है जो कि आपको पिछले साल का जो आपने उधार लिया है उसका चुकाना है। ठीक है, आपने पिछले बार भी शर्ट लिया था, 2 रुपया कम दिया था, ये पिछले बार का 2 रुपया है और इस बार का प्राइस कितना है, 98। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस टोटल 5 रुपए के बोरोइंग में या फिर 5 रुपए के डेफिसिट में 2 रुपया, क्या वो इस साल का पेमेंट है? नहीं ना, ये पिछले पाप जो आप कर चुके हैं उनका पार्ट है ये, है ना, पहले जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाने वाला पार्ट है ये। तो नेट डेफिसिट हम क्या बोल सकते हैं कि इस साल का अगर डेफिसिट देखा जाए तो वो कितना है, 3 ही रुपया का है, दो तो हम पिछला पाप धो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट आया माइनस प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट में मैंने मुझे कितना देना पड़ा उसका, दैट इज व्हाट प्राइमरी डेफिसिट इज। तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स इज व्हाट प्राइमरी डेफिसिट। तो आई होप आपको तीनों ही डेफिसिट समझ में आए होंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये तीनों डेफिसिट नहीं समझ में आया हो? टेक योर टाइम, देख लो अच्छे से। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये तीनों ही डेफिसिट नहीं समझ में आया हो? फिजिकल डेफिसिट का मतलब हो गया कि आपको 100 रुपए खर्च करना है और आपकी इनकम 95 रुपए है। तो इसका मतलब 5 रुपया जो है कम पड़ रहा है। तो ये 5 रुपया जो कम पड़ रहा है दैट इज व्हाट फिजिकल डेफिसिट। इसी 5 रुपया को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि हमें शर्ट खरीदने के लिए 5 रुपया कहीं से बोरो करना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंड वे इन विच द फिजिकल डेफिसिट इज डिफाइंड। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर प्रीवियस। अच्छा, ये जो हमने 5 रुपया आज बोरो किया ऐसा ही पिछले साल किया होगा? एक बात बताओ, ये जो 5 रुपया मैंने इस साल बोरो किया, यही 5 रुपया मैंने पिछले साल भी, 5 रुपया क्या हो सकता है, 6 रुपया पिछले साल बोरो किया होगा, उसके पिछले साल 4 रुपया बोरो किया होगा। तो पिछले साल जो बोरो किया है उसका इंटरेस्ट भी तो देना है, तो उस इंटरेस्ट को इस 5 रुपए से घटा देंगे। समझ में आ गया? पुराने पाप जो किए हैं उनको तो घटाना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट को खाली घटाते हैं, ये ध्यान रखना। लोन्स को नहीं घटाते, इंटरेस्ट को घटाते हैं, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो पुराने पापों का नतीजा है। ठीक है,
दैट्स वाई। क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना हो इसमें? तो अगर हम अब ध्यान से ट्रेंड्स को देखें, ठीक है, ध्यान से अगर हम ट्रेंड्स को देखें, तो फिस्कल डेफिसिट को अगर आप ध्यान से देखो, तो फाइनेंशियल ईयर 23 में क्या बोला गया है? 6.4%। और चूंकि बजट अगला दिन आया था, तो बजट एस्टिमेट जो बजट है 23-24 वाला, उसमें क्या बोला गया? जो फिजिकल डेफिसिट रखेंगे वो कितना रखेंगे? 5.9% का रखेंगे। ये कहां बोला गया है? बजट में। तो जब बजट आएगा तो वहां पर इस डेटा को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ध्यान से ये सब चीज सीखो। सर वहां 6.4, यहाँ 5.9, अरे साल ही बदल गया तो अलग नहीं होगा? ठीक है, 5.9 समझ में आ रहा है? दो डेटा, 6.4 जो अभी करंट चल रहा है वो वाला, 5.9 जो अगला नया बजट में एस्टिमेट आएगा वो वाला। सर हाउ इज फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट? फिजिकल ईयर 2022 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ईयर 2022? बताइए। 2022 का मतलब ये हो गया कि वो कब एंड हो रहा है, ये स्टार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब FY 2022 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अरे जनवरी दिसंबर होता है इंडिया में फिजिकल ईयर, तो कैलेंडर ईयर होता है बेटा। 2022 का मतलब ये हो रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस कब क्लोज कर रहे हो। तो आप कब क्लोज करते हो? 31 मार्च 2022 को। सिमिलरली FY 23 आप अपना बोरिया बिस्तर कब समेटते हो? कब समझते हो? मार्च 23। FY 24 बोरिया बिस्तर कब समेटोगे? मार्च 24। समझ में आया ये 23, 22 और 24 का मतलब? दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। सभी को समझ में आ गया? दिस इज व्हाट? एंडिंग। कब एंड हुआ? सभी को समझ में आया ये? तो बेटा ये ग्रोथ रेट देखो कब का लिखा हुआ है, हे भगवान। ये आपने हाई ओवर नोटिस किया होगा, 24 मतलब कब का ये ग्रोथ रेट है? कब का है? मार्च 24 तक, मतलब 1 अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 तक। समझ में आया? कितने लोगों ने ये नोटिस करना छोड़ दिया था, ये बताओ पहले। अरे इस ईयर का फोरकास्ट थोड़ी करेंगे, ये ईयर तो खत्म हो गया। कॉमन सेंस का आंसर है। अरे देखो, जीडीपी फोरकास्ट फॉर FY 24, तो ये सर्वे कब आया? सर्वे फरवरी में आया, सॉरी सर्वे जनवरी में आया, तो 2023 तो खत्म हो गया ना बेटा। तो फोरकास्ट जो खत्म हो गया उसका थोड़ी करते, जो आने वाला टाइम है उसका करते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 24? फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब हो गया कि ये कब एंड होगा, ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा। तो कब एंड होगा? मार्च 24 में एंड होगा ना, कि मार्च 23 में एंड हो जाएगा? ठीक है, तो जब भी आप फाइनेंशियल ईयर लिखते हो, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर लिखते हो, 22 का मतलब क्या? कब एंड हुआ? मार्च 22 में एंड हुआ, मार्च 23 में एंड हुआ, मार्च 24 में एंड होगा। समझ में आ रहा है? तो मार्च 24 में एंड हुआ तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 23 में। समझ आया सभी को? मार्च में अगर एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल में हुआ होगा। तो इसको एंड से कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल 24। ठीक है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस लाइन का। रहेगा क्या, बताओ तो मेरे को? फाइनेंशियल ईयर 23 का बताया नहीं आपने फिर तो, है ना? तो कुछ चीजें आप कंटेक्स्ट में भी सोचते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस चीज का। सभी को समझ में आ गया? एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपना
फटाफट ये ब्यौरा आप दे दो जरा सा कि क्या क्या आपने कर लिया। FY23 का मतलब है 1 अप्रैल आपका 2022 से शुरू होगा और खत्म कब होगा? मार्च 2023। ठीक है, ठीक है, चलो। कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। FY22 FY23 क्या होता है? इट्स सिंपल। कंफ्यूज होना इसमें, यही मतलब ही होता है एंडिंग। दिस इज द थिंग। और आप इस लाइन से भी इस चीज को समझ सकते हो, ये 24 जो यहाँ दे रखा है। ठीक है, सो माई क्वेश्चन टू यू इज, आपने, आपको कल जो टास्क मिला था वो कर लिया आपने? कल 2 लेक्चर्स देखने थे आपको, आपने वो किया? डिड यू डू इट? 2 लेक्चर्स देखना था, क्या आपने कर लिया? यस सर, वेरी गुड। उसके अलावा मैंने आपको 10 PM रीड बोलने को करा था, वो कर लिया? नहीं नहीं, ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, उतना ही वीडियो देखना है जितना आपको दिमाग में रह जाए। ठीक है, सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है भाग भाग के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। नो डाउट आपके स्पीड्स बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट भाग के नहीं करना है चीजों को। ठीक है, भाग के चीजों को नहीं करना है। हाँ, वेरी गुड। और क्या आपने एनसीईआरटी का वो परसेंटेज वाला चैप्टर करना शुरू कर दिया जिनका मैथ्स वीक है? ओके, आज से, वेरी गुड। दूसरी चीज, ठीक है, चलो बढ़िया है, गुड। 10 PM कर लिया आपने? 10 PM रीड, 10 PM रीड को बस नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज करना है, ताकि मैं चाहता हूं कि स्टोरी फॉर्म में चीजें आपके दिमाग में रहे। 10 PM रीड को आपने पढ़ा? 10 PM नहीं पढ़ा? 10 PM रीड करना है उसको, है ना, उसको याद नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। 10 PM जो मटेरियल है आपको जो दे रखा है, यू जस्ट नीड टू रीड इट। ओके, जस्ट नीड टू रीड इट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है और बार बार पढ़ते रहना है, ताकि वो पढ़ने का हैबिट आपके अंदर क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, कल की क्लास से किसी को कुछ पूछना है? कल की क्लास से किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर, कुछ जो नहीं समझ में आया हो? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? आपको अगर नहीं पूछना है तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, वो क्या, कि आप लोगों में से कितने लोगों को, जो लोग एनरोल्ड हैं, कितने लोगों को रीजनिंग आती है? वो 5-6 सवाल जो रीजनिंग के बढ़ गए, रीजनिंग आती है अच्छे से? 5-6 क्वेश्चन है बेटा, 5-6 टॉपिक है वो। इससे जितना इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं है, उससे ज्यादा आप रीजनिंग 1-1 घंटा कर लो, 6-7-8-10 टॉपिक, 15 टॉपिक है टोटल। तो आपके वो 5 मार्क्स श्योर है। एवरेज आती है सर। बहुत अच्छे से नहीं, बट 70 to 75%। फिजिकल डेफिसिट, वन इज फ्रॉम, अच्छा, फिजिकल डेफिसिट हैज 2 पॉइंट ऑफ व्यूज। फर्स्ट वन फ्रॉम फाइनेंस, बोरोइंग्स, जितना बोरो किया। सेकंड इज फ्रॉम एक्सपेंडिचर साइड, कितना खर्च कर रहे हो, कितना डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एवरेज आती है सर। व्हाट आई एम थिंकिंग कि सैटरडे संडे तो आपका छुट्टी है ना? सर ऐसे मत करो, सैटरडे संडे तो आपका छुट्टी है, तो संडे को, संडे को, ठीक है, संडे को सुबह में, ठीक है, या फिर शाम को देख लेंगे। संडे को सुबह में, अभी से फिलहाल, ठीक है, फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, क्या हम एक एक क्लास रीजनिंग का कर सकते हैं? अब मैं लास्ट के लिए वेट नहीं करना चाह रहा कि लास्ट में मैं आपको सिखाऊं, वैसे भी दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि अभी से 1-1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम रीजनिंग भी कर लें, तो
मेरा ऐसा मानना है कि अप्रैल एंड या तक आपका रीजनिंग हो जाएगा 1 घंटा, दैट इज एक्स्ट्रा, मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा, और विल डू इट, ओके। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस हिसाब से जो पैटर्न चेंज हो रहा है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग इन द मैथ्स सेक्शन, ओके। मैथ्स और रीजनिंग में कुछ भी पूछ सकते हैं। 15 टॉपिक है टोटल रीजनिंग के, वो 15 टॉपिक हम लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका वो जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 या इस बार तो 5 पूछा, हो सकता है अगला बार 10 का 10 पूछ ले, यू नेवर नो। तो वो हम अगर अच्छे से कर लेंगे तो दैट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस कि 10 आउट ऑफ 10 तो है वहां रखा हुआ, और मैथ्स तो फिर हम पढ़ाएंगे ही आपको। तो व्हाट वी विल डू, विल स्टार्ट विथ रीजनिंग आल्सो फ्रॉम दिस संडे, और संडे की टाइमिंग आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी देखो, क्योंकि मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी वर्कलोड आपका कम है, ठीक है। अभी कंटेंट भी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी तो 2 ही क्लासेस हुई हैं, बट एज यू मूव इन दिस कोर्स, क्लासेस तो रेगुलर होंगी, नो डाउट अबाउट इट, चाहे मुझे जो हो। बट जब कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो रिवीजन करना विल बी डिफिकल्ट। तो ये जो 2 दिन की छुट्टी है ना, वो बाद के लिए रखो, ठीक है, कि बाद में आप 2 दिन कम पड़ेंगे आपको रिवाइज करने में। तो अभी अगर धीरे धीरे कर लेंगे तो वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, मेरा बस ये मानना है। तो एवरीबडी इज टेलिंग यस सर, हाँ सर। तो शुरू में जोश रहता है बेटा, ये ध्यान रखना, जोश जोश में मत बोलना, यू नीड टू अटेंड दोज क्लासेस, ओके। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो विल डू इट, ओके। शुरू में बहुत लोड कम है तो विल डू इट। तो विल स्टार्ट विथ रीजनिंग आल्सो साइमल्टेनियसली। तो मंडे टू फ्राइडे हम अपना नॉर्मली जो जीके वगैरह है, जो जी जीएस वगैरह है, वो वाला पार्ट करेंगे, और रीजनिंग के जो क्लासेस हमने बाद में रख रखे हैं उसको हम संडे को करेंगे, एक एक क्लास करके, ठीक है। चलो, so that will be all for today's class. This class will be updated in next 10 to 15 minutes, मोस्टली आधा घंटा, 10:45 तक अपडेट हो जाएगा। और ये आपका जो बेसिक वाला चीज है, ये भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ्स वगैरह। एंड आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग द क्लास, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मेरे से जरूर पूछना। सभी को नंबर है मेरा, व्हाट्सएप वाला नंबर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पढ़ते वक्त, ठीक है। जब भी मैं फ्री हूँ आई रिप्लाई, जब भी मैं फ्री हूँगा आई रिप्लाई, ठीक है। जनरली मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है, जब भी फ्री होता हूँ। चलो, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विल मीट अगेन टुमारो एट सेम टाइम, कल भी सेम लिंक सेम टाइम। टाइमिंग कब से चेंज हो रही है बेटा? फ्राइडे से। अरे आज कौन सा दिन है यार? वेडनेसडे है ना? हाँ ठीक है। आज वेडनेसडे, फ्राइडे से चेंज हो रही है टाइमिंग, ठीक है। कल हम लोग सेम लिंक, जो लिंक आपको मिला हुआ है वही लिंक होगा, फ्राइडे से सब कुछ चेंज होगा। आपको ट्रेन भी कर दिया जाएगा कि कहां से कैसे लिंक यूज करना है, ठीक है। चलिए, और बेटा इतना पढ़ना होगा, अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो इतना पढ़ना होगा, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट लगाएंगे तो 5 साल तक प्रिपरेशन करते रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ठीक है। तो देयर इज नो शॉर्टकट, ओके। यू मस्ट पुट योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, सॉल्व द क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज लगाइए और सिलेक्शन लेकर जाइए इसी बार। चलो, तो बाय एवरीवन, विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। जिनको एनरोल होना है प्लीज एनरोल हो जाइए, और जल्दी से कुछ टिप्स, टिप्स तो है ही, पढ़िए। हाँ, अभी तो पढ़िए, अभी पढ़िए, सिर्फ पढ़ते रहिए। जो भी चीजें आपको होमवर्क मिली है टाइम पर बनाइए, ठीक है, और पढ़िए, रिवाइज कीजिए कंटेंट को। अब हिस्ट्री आपने जैसे 2-3 लेक्चर्स देख लिए, रिवाइज दोज लेक्चर्स। कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है अरे ये तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। थोड़ा सा योग वगैरह भी कीजिए दिमाग कंसंट्रेशन के लिए, बट बी इन हैबिट। व्हाट वाज होमवर्क? होमवर्क वाज बेटा, जिन लोगों ने भी कोर्स को ज्वाइन कर रखा है उनको मैंने कल से टारगेट ये दिया है कि आपको हिस्ट्री का लेक्चर, ठीक है, हिस्ट्री अपलोडेड है, हिस्ट्री का लेक्चर देखना है, 2 लेक्चर डेली। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कहां से स्टार्ट करना है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। लेक्चर इज अपलोडेड ऑन आवर ऐप, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से शुरू करना है, पहले मॉडर्न फिर एंशिएंट फिर मिडाइवल, 2 लेक्चर डेली देखना है, और ऐसा करते करते 31 मार्च तक आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। दिस इज फर्स्ट होमवर्क। सेकंड होमवर्क इज क्लास 8 के एनसीईआरटी से आपको परसेंटेज वाला चैप्टर बनाना है। कौन सा? परसेंटेज वाला चैप्टर, ठीक है। और थर्ड होमवर्क है, आपके ऐप में 10 PM डेली अपलोड हो गया है। 10 PM डेली क्या है? आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 1 पेज का आर्टिकल्स है जिसको पढ़ने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। ये आपको
पढ़ना है डेली बेसिस पर। ऑलरेडी 6 आर्टिकल्स अपलोडेड हैं, उस छोटे आर्टिकल्स को प्लीज संडे तक कंप्लीट कीजिए, और नए आर्टिकल्स और भी इसी वीक ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क। जिसने भी होमवर्क पूछा क्लियर है, बार बार होमवर्क रिपीट नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है? ओके, तो प्लीज ज्वाइन एट अर्ली, ताकि आप मेरे सिंक में चलें, ठीक है? क्योंकि पीछे हो गए तो फिर पीछे ही हो गए, मैं बता रहा हूं। जिनको लगता है कि 3 महीने बाद तैयारी करेंगे और तीसमार खान की तरह सिलेक्शन हो जाएगा, रेडी रहें, इस बार मजा आने वाला है, ठीक है? बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ड्स। 3 महीना में हम लोग बहुत आगे रहेंगे, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय एवरीवन।